नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। इस साल के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सियासी डगर आसान नजर आ रही। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का कांग्रेस का रास्ता कांटों से भरा हुआ है। सबसे पहले तो भाजपा को हराना ही इतना आसान नहीं है, उस पर बसपा, सपा, आप और AIMIM जैसी पार्टियों की मौजूदगी भी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इन पार्टियों का मध्य प्रदेश में भले ही लंबा चौड़ा वोट बैंक ना हो, लेकिन 4-5% वोट इधर उधर होने पर कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। बहुजन समाज पार्टी तो कांग्रेस को आघात पहुंचाती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और AIMIM भी मौजूद है। इन दोनों दलों ने निकाय चुनाव में कांग्रेस का खासा नुकसान किया था। क्या विधानसभा चुनाव में इन दोनों की मौजूदगी से कांग्रेस को परेशानी होगी, और क्या चुनाव से पहले कांग्रेस बसपा जैसे दलों से तालमेल करेगी, ये जानेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव समीप आते ही कई राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए दशहरा मैदान में शंखनाद किया है। AIMIM की असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल इलाकों में सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और अब बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। बसपा ने सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सीहोर जैसे शहरों में बसपा ने बड़े आयोजन किए हैं। बसपा सहित इन सभी छोटे छोटे राजनीतिक दलों की सक्रियता कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। पिछले 4 चुनाव का अनुभव बताता है कि इन दलों के वोटों में बढ़ोतरी होने से सीधा नुकसान कांग्रेस को होता है। बहुजन समाज पार्टी को जब भी 5% से अधिक वोट मिला, कांग्रेस को नुकसान हुआ। 2003, 2008 और 2013 में कांग्रेस की हार में बसपा का योगदान भी था। 2018 में बसपा को मात्र 1.3% वोट मिले तो कांग्रेस जीत गई। इस बार बसपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी और AIMIM जैसे नए उभरते दल भी ताल ठोक रहे हैं। क्या इन दलों की मौजूदगी कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को आघात पहुंचाएगी? आइए सुनते हैं इस बारे में कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष KK मिश्रा का क्या कहना है। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्योंकि हम संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, लिहाजा उन पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं उठाएंगे। मगर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, देश की जनता बहुत जागरूक है। उनका मत का उपयोग सही रूप में कौन करेगा, उसे वो समझती है। छोटे छोटे दलों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और जहां पर नेक टू नेक फाइट है राजनीतिक दलों की, वहां तो इन दलों का अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। बसपा सहित छोटे दलों की सक्रियता से भाजपा उतनी चिंतित नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है। पिछली बार कांग्रेस और भाजपा की जीत का अंतर मात्र आधा प्रतिशत था, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 1.3% वोट मिले थे। इस बार 4 से 5% वोट सियासी गणित बिगाड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस बाहर से भले ही निश्चिंत दिखे, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं न कहीं उसे भी इन दलों की चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाज टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। और चूंकि बिंदु का आप अच्छे से समझते हैं, और जो बसपा का हमने देखा कि जो पहली पेट जमी थी बिंद से, जहाँ अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज नेता भी बसपा उम्मीदवारों से वहाँ हार चुके हैं। उसका एक मजबूत वोट बैंक हमने देखा है कि अगर ग्वालियर चंबल के बाद कहीं था तो बिंद में अच्छा खासा असर बसपा का था। हालांकि पिछले चुनाव में उतना अच्छा असर दिखा नहीं,
लेकिन इस बार जिस प्रकार से बसपा भी अपनी तैयारियों में जुटी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपना पूरा आधार उनका हिल चुका है, विधानसभा की बात कर ले चाहे लोकसभा की बात कर ले, ऐसे में जो राष्ट्रीय दल का दर्जा बचाने के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, और उसके साथ ही ये भी कि बसपा ख़त्म नहीं हुई है, तो सॉफ्ट टारगेट मध्य प्रदेश हो सकता है। क्योंकि राजस्थान में भी जो उसके विधायक जीते थे, बाद में अशोक गहलोत के पाले में चले गए थे वो सारे के सारे। तो ऐसे में विंध्य में जो पिछली बार बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली थी, वो कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ था, और इस बार कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि उसके लिए कुछ बेहतर खबर विंध्य से निकल कर आएगी। तो उसके लिए कितनी बुरी खबर हो सकती है बसपा का मजबूती से विंध्य में लड़ना? देखिए, बसपा जो है लगातार चुनाव में बनी हुई है, और आपने जिस तरह का विश्लेषण इसके पहले आपने जो दिखाया है अपने इस चैनल में कि बसपा ने बड़ा नुकसान कांग्रेस का किया था, और उसके बाद से लगातार जो है कांग्रेस कमजोर होती चली गई। सपा भी जो है कहीं कांग्रेस का नुकसान कर रही थी, जो मुस्लिम वोट था उसका बंटवारा हो गया था। बसपा की मौजूदगी में दलित आदिवासी समाज का जो कभी ट्रेडिशनल वोटर कांग्रेस के पक्ष में रहा करता था, वो बसपा के साथ चला गया था। लेकिन 2017 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो बसपा का ट्रेडिशनल वोटर था वो कहीं बीजेपी के खेमे में चला गया। यूपी के चुनाव की जो महाविजय थी, उस महाविजय में उस दलित वोटरों की बड़ी भूमिका थी, जो कभी मायावती के साथ में। अब इसको अगर मध्य प्रदेश के आप संदर्भ में देखें आप, तो जैसा कि आप खुद ही बता रहे थे कि 1.8% वोट जो है 2018 के चुनाव में बसपा को मिले थे, तो बसपा ने अभी ऐसा कुछ किया नहीं है कि उसके वोट बैंक में कोई बड़ा इजाफा होने जा रहा है। अगर कांग्रेस से कभी बसपा का वोटर निकल गया था, मतलब जो वोटर आज बसपा के साथ में वो कभी कांग्रेस का ट्रेडिशनल परंपरागत मतदाता होता था, अगर कांग्रेस कमजोर हुई थी, तो आज बीजेपी की मजबूती में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो इन्हीं उस वर्ग के मतदाता की है, जो प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले रहे हैं, जिन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है। मतलब ये है कि जो खैराती योजनाओं का लाभ जो मिल रहा है, उसके चलते जो बसपा का मतदाता है वो कांग्रेस से तो दूर ही है, लेकिन अब वो बसपा से भी दूर होकर कहीं वो बीजेपी के साथ में जा रहा है। तो विंध्य प्रदेश में बीजेपी को मुझे लगता है कि अभी जो है बसपा की मौजूदगी से कांग्रेस को भले चाहे जो भी नुकसान हो रहा हो, बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान होने नहीं जा रहा है। तो बीजेपी को कोई राजनीतिक चुनौती भी नहीं दिख रही है, विंध्य प्रदेश में तो नहीं दिख रही है, ना बसपा की तरफ से दिख रही है, ना कांग्रेस की तरफ से दिख रही है। ये ठीक है कि अब जो है राजनीतिक पार्टियां जो है सक्रिय हो गई हैं, कमलनाथ के भी दौरे हो रहे हैं, बीजेपी के भी दौरे हो रहे हैं, और जैसा भी आप बतला रहे हैं कि बसपा के भी आयोजन हो रहे हैं, तो चुनाव के टाइम पे अगर बसपा कोई आयोजन कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि उसके वोट बैंक में किसी तरह का इजाफा होने वाला है। लेकिन जो मार्जिनल अंतर है हमने देखा कई सीटों में, अगर पिछले चुनाव की हम बात करें कि बहुत कम वोटों के अंतर से खेल बिगड़े हैं, तो अगर बीजेपी के जो बागी थे, अगर उनके वोट शेयर की बात कर ले हम, वो अगर जोड़ लिया जाता तो शायद बीजेपी बहुमत के आसपास या बहुमत से 1-2 सीट आगे पीछे करके सरकार बना सकती थी। तो अब जो स्थिति बन रही है कि जहाँ नज़दीकी मुकाबले अगर होंगे, और अगर वहाँ आम आदमी पार्टी वोट शेयर किसी का हासिल कर लेती, थोड़ा सा कहीं ओवैसी ले जाते हैं और कहीं बसपा ले जाती है, तो ये तो एक बड़ी संकट बन ही सकता है कि ठीक है हम नहीं जीत रहे हैं, लेकिन आपको जीतने नहीं देंगे। इसको आप दो तरह से देखिए। आप इसको जहां तक जातीय समीकरण का प्रश्न है, तो यदि बसपा की मौजूदगी होती है तो उसका नुकसान जो है जहां कांग्रेस को है वहां बीजेपी को है। जातीय समीकरण में बहुत चीजें निर्भर करती हैं, लेकिन उसके बाद में जो मुद्दों की एक राजनीति की अगर हम बात करें, तो आम आदमी पार्टी जो आ रही है वो मुद्दों को लेकर आ रही है, वो भी कुछ खैराती योजनाओं के साथ में आ रही है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने भोपाल में ये कहा कि वो बिजली मुफ्त कर देंगे। तो देखना ये होगा कि ये जो अब त्रिकोणीय चुनाव जो होगा, या चतुष्कोणीय कह लीजिए आप, अगर बसपा, कांग्रेस, बीजेपी है और साथ में आम आदमी पार्टी है, तो चतुष्कोणीय होगा। और सपा का मैं आपको बता दूं कि सपा का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन अगर सपा मौजूद रहती है चुनाव में तो कहीं वो ओबीसी वोटों का नुकसान जो है बीजेपी को करती है, जो बसपा है वो कांग्रेस को नुकसान करती है। तो आम आदमी पार्टी भी जो है वो कहीं ना कहीं सभी दलों को नुकसान पहुंचाएगी। अब ये नुकसान जो है कम ज्यादा हो सकता है कि वो किसी पार्टी को ज्यादा पहुंचाए, किसी पार्टी को कम पहुंचाए, लेकिन मुख्य मुकाबला जो होने वाला है वो दोनों दलों के बीच में ही होगा। और ये जो है वोट कटवा से ज्यादा इनकी ज्यादा भूमिका होगी नहीं आम आदमी पार्टी की। इसी तरह से बसपा की भी स्थिति रही। तो ब्रजेश जी, भूमिका हो सकता कम ज़्यादा हो, लेकिन अगर हम डाटा की बात करें कि 2003 से लेकर 13 तक की बात करें और पिछले चुनाव की हम बात करें कि 2% के आसपास ही वोट मिला था बसपा को, नतीजा ये हुआ कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। उसके पहले के 2 चुनाव की हम बात करें कि एक बार 8% वोट शेयर था बसपा का और एक बार 5% था। बम्पर जीत बीजेपी को मिली थी और अब आम आदमी पार्टी भी आ गई। हो सकता है कि समय के साथ बसपा का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन सपा भी उतनी दमदारी से चुनाव लड़ने की बात कर रही है। ठीक है, चुनिंदा सीटों की अगर हम बात करें कि हमने पिछले चुनाव में भी देखा था कि बसपा का भी खाता खुला मध्य प्रदेश में और सपा का भी खाता खुला।
समय के साथ साथ उनकी अपनी निष्ठाएं डावाडोल रही उम्मीदवारों की, कि वो कभी कांग्रेस के साथ नजर आए, कभी बीजेपी के साथ। ऐसे में जो नाराज लोग थे, जिनके पास कोई आधार नहीं था, अगर रामकृष्ण कुसमारिया की बात करें, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 2000 वोट लिए, 2 सीटें लेकिन बीजेपी को हरवा दी। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसे कई सारे नेता हैं जो तलाश में होंगे ठोर ठिकाने की, जिनके टिकट कटने की संभावना है, और संभावना क्या, पिछली बार भी हमने देखा 50 के लगभग टिकट काटे थे, और इस बार ये रेशो 70 तक जा सकता है। तो उनमें से 10-5 भी अगर दमदारी से लड़ ले किसी टिकट के साथ, कि ये खुद का उनका आधार, एरो किस पार्टी का आधार, तो वो बाकी पार्टियों का आधार हिला सकते हैं निश्चित तौर पर। देखिए, निश्चित तौर पर बसपा किसी का खेल बिगाड़ने में तो माहिर है, कम से कम जो मध्य प्रदेश में उसका जिस तरह से वोट बैंक है, और बसपा का वोट बैंक ही एक ऐसा वोट बैंक है जो मनोज जी, यदि बसपा चाहे, बसपा सुप्रीमो चाहे तो इधर से उधर हो सकता है, शिफ्ट हो जाता है। और बसपा का अपना एक वोट बैंक है, यदि वो पूरे प्रदेश में लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो उसका वोट बैंक है, वो जो भले ही शुक्ला जी कह रहे हों कि जो घोषणाएं हैं उसके आधार पर, वो एक वोट बैंक ऐसा है कि वो घोषणाएं भी नहीं देखता। जब बसपा लड़ती है तो वो सिर्फ हाथी देखता है, और बसपा का चुनाव चिन्ह देखकर ही और मायावती को देखकर ही वो एक तरह से वोट दे देता है। तो ये जो एक फिक्स वोट बैंक है उनका। बाकी का जो वोट बैंक है, जो हितग्राही के आधार पर जो बढ़ चुका है, जो कभी कांग्रेस का था वो बीजेपी की तरफ वो शिफ्ट हो गया है। तो आप देखिए कि नुकसान किसको होगा यदि बसपा दमदारी से लड़ती है और समाजवादी पार्टी दमदारी से लड़ती है। अब तक हमने देखा मध्य प्रदेश में बसपा दमदारी से नहीं लड़ती मनोज जी, बसपा उम्मीदवार उतार देती है, उसके एक पॉकेट्स हैं, वहाँ पे वो जो नेता होते हैं वो दमदार होते हैं, वो दूसरे दलों से आते हैं, चाहे वो बीएसपी से आए, वो बीजेपी से आए, चाहे वो कांग्रेस से आए, उनका एक जनाधार रहता है, उसके साथ साथ बसपा का वोट बैंक रहता है। इस कारण बसपा वहाँ रहती है। आपने कभी मायावती को इतनी धुआंधार यहाँ प्रचार करते नहीं देखा होगा, बसपा को जोर लगाते नहीं देखा होगा जिस तरह हम देखते आम आदमी पार्टी जोर लगाती। एक आखिरी रैली हमने देखी थी लाल परेड मैदान में हुई थी, जिसके बाद से फिर कोई बड़ी रैली मायावती की ऐसी हुई नहीं। तो यदि बसपा यहाँ गंभीरता से चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर वो किंग मेकर भले ही ना बने मनोज, लेकिन खेल बिगाड़ सकती है। और खेल किसका बिगाड़ सकती है? ज़्यादातर चांस रहते हैं जो उसका वोट बैंक है वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ती है। उसी तरह यदि आम आदमी पार्टी आती है मध्य प्रदेश में, और जगह जो पंजाब में जिस तरह लड़ी, वो पंजाब के बाद गुजरात है, तो आप देखिए गुजरात में जिस ताकत से लड़ी है, यदि वो इस ताकत से यहाँ लड़ती है तो वो भी एक तरह से वोट काटेगी। किसके काटेगी? हम अभी तक उसका इतिहास देखते आ रहे हैं कि वो विकल्प बनती रही है कांग्रेस का। कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, नुकसान तो वो बीजेपी को भी पहुंचाती है, लेकिन जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो बीजेपी बाजी मार ले जाती है, क्योंकि उसका वोट बैंक जो है ना, वो बीजेपी को जो वोट बैंक है उसमें सेंध उतनी नहीं लगा पाती जितनी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा देती है। तो बीजेपी का जो संगठनात्मक जो संरचना है उसकी वजह से वो अपने वोट को निकाल लेती है, और जो वोट बढ़ जाता है उसका, जो नाराज वोट चला जाता है और बाकी का वोट, तो इससे उसको फायदा मिल जाता है। यदि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ विस्तार करने की कोशिश करती है और अखिलेश यादव ताकत से मैदान में उतरते हैं, तो जो यूपी से लगी बेल्ट में आप देखेंगे वो वहाँ से ताकतवर है। हमने देखा है कि उपचुनाव में भी किस तरह से बसपा के कैंडिडेट को बीजेपी ने लेकर एक सीट कांग्रेस से छीन ली थी। तो आप देखिए बसपा का भी एक जातिगत आधार पर वोट बैंक है जो उसकी बेल्ट पर ही असर करता है, उत्तर प्रदेश की बेल्ट पर। यदि ये दोनों दल अलग अलग लड़ते हैं और आम आदमी पार्टी लड़ती है तो एक तरह से मुकाबला जो एक कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहता था सीधा, वो त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि वोट बटेंगे बाकी के दलों में। तो ये मुकाबला दिलचस्प होगा। तो मुझे लगता है इसमें फायदा बीजेपी उठा ले जाएगी कांग्रेस की तुलना में। जी, तो अशोक जी, एक और चीज़ हमने देखी है कि जो दिल्ली में समीकरण बन रहे हैं उसके हिसाब से भी अगर बात करें, पिछले चुनाव में भी बात हुई थी कि मायावती की बात हुई, कमलनाथ से फ्रेंडली मुकाबला हो सकता है, मिलके लड़ सकते हैं। इस बार भी मायावती ने पत्ते नहीं खोले और दिल्ली में भी वो कांग्रेस के साथ दिखाई नहीं दी गई राहुल गांधी के मसले पर, या आम आदमी पार्टी ने भी दूरी बना रखी है, सपा ने भी दूरी बना रखी है। तो ऐसे में कोई संभावना आपको दिख रही है मध्य प्रदेश में इनके गठबंधन की? और अगर गठबंधन नहीं होता है और ये पार्टी अगर वोट काटती है तो कांग्रेस इसकी भरपाई किस तरीके से कर सकती है और कहाँ से कर सकती है? चलिए, लगता है कुछ संपर्क हमारा टूट गया अशोक जी से। तो ब्रजेश जी, आपसे यही सवाल है, कांग्रेस को भरपाई करने के लिए मनोज जी, एक तो जैस का जो समर्थन उन्हें पिछली बार मिला था, एक उस माध्यम से कर सकती है, वो अपने वोट बैंक में सेंध ना लगे इसके लिए जतन कर सकती है कि आम आदमी पार्टी में उसके ज़्यादा से ज़्यादा नेता ना जाए, या जो उसमें विरोध है, जो गुटबाजी कांग्रेस में दिखती है, वो गुटबाजी को थामने की कोशिश करे, उसके नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश करे। क्योंकि कांग्रेस यदि सर्वे के आधार पर टिकट देती है तो कांग्रेस के जो नेता हैं
उनकी ज़्यादा संभावनाएं रहती है बसपा में जाने की, समाजवादी पार्टी में जाने की, खासकर बसपा में जाने की। यदि ग्वालियर चंबल की हम बात करें या बिंद की बात करें, जहाँ बिंद में पिछली बार कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई करने के लिए उसको बसपा के ऐसे जनाधार वाले नेताओं को साधना होगा। और इसी तरह से ग्वालियर चंबल में भी उन पर दाव लगाना पड़ेगा या उनको अपने उसमें मिलाना पड़ेगा, जिससे कि बसपा से यदि कोई उम्मीदवार बनता है या कोई नया चेहरा आता है तो वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जितना यदि वहाँ पे जो सक्रिय होगा बसपा का नेता। यदि हम एक उदाहरण के तौर पर लें रामबाई को यदि कांग्रेस साधती है तो निश्चित तौर पर वो बसपा का एक सीट हासिल करने की कोशिश करती। इसी तरह हम देखेंगे भिंड में भी यदि वो कुछ बेल्ट में इस तरह के उपाय करती है, उन पर दाव लगाती है, उनके जनाधार वाले नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती है, तो उसका फायदा मिलेगा। ऐसा उपयोग पहले हम देख रहे हैं कि बीजेपी कर चुकी है ग्वालियर चंबल में, किस तरह से वो बसपा के नेताओं को शामिल किया उन्होंने। हालांकि बाद में टिकट नहीं दिया, लेकिन उन जनाधार वाले नेताओं को अपने पाले में लाकर उसने एक तरह से बसपा को वहाँ कमज़ोर करने की कोशिश की थी। अब दूसरा है कि ओवैसी की पार्टी आती है तो ये भी निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। यदि वो एक वोट बैंक जो है आज की तारीख में फिक्स वोट बैंक है कांग्रेस का, जो मुस्लिम वोट बैंक है, तो वो वोट बैंक में यदि कोई सेंध लगा सकता है तो मुझे लगता है कि वो ओवैसी ज़्यादा सेंध लगा सकते हैं और वो कुछ बेल्टों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ भी उसको इस तरह से रणनीति अपनाना पड़ेगी कि वोट उसका ना बटे, और क्योंकि ये वोट जिसको भी काटेंगे वो कांग्रेस का रहेगा, ओबीसी जो वोट काटेंगे तो इसका फायदा बीजेपी उठा ले जाएगी। हमने देखा भी है नगरीय निकाय के चुनाव में किस तरह से बुरहानपुर में बीजेपी को फायदा मिला। तो इसके लिए एक अलग रणनीति बनाना पड़ेगी कांग्रेस को, और कोशिश ये करना पड़ेगी कि जिस तरह से उन्होंने समर्थन ले लिया था 15 माह की सरकार में बसपा का, सपा का, वो समर्थन हासिल करने की कोशिश एक बार मुझे लगता है कि कमलनाथ जी आखिरी दौर में करेंगे, और हो सकता है उनकी इस संबंध में चर्चा भी चल रही हो। जैस में जो नाराजगी चल रही है, जैस को साधने के लिए जतन करना पड़ेगा कांग्रेस को, ताकि जैस का जो इस तरह का रवैया चल रहा है अभी कि वो किसी के भी पाले में जा सकती है, आखिरी में खुद भी मैदान में उतर सकती है, वो भी दावा ठोक रहे हैं, तो उनको किस तरह से साधेंगे इस बार। असल में जो कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वो मैनेजमेंट के माहिर हैं, ये मैनेजमेंट उनका देखने में मिलेगा कि वाकई में वो मैनेजमेंट में माहिर हैं, किस तरह से साधते हैं बाकी के दलों को जो उनकी विचारधारा से मिलते जुलते हैं। ये छोटे छोटे नुकसान ही उनको भारी पड़ सकते हैं वरना। तो शुक्ला जी, हमने देखा मैनेजमेंट की बात हो रही, चूँकि अब ग्वालियर चंबल की हमने बात की, विंध्य की बात कर रहे हैं, मालवा निवाड़ की अलग चुनौतियाँ। ये भी मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि मालवा जिसका, मध्य प्रदेश की सरकार उसकी। पिछले चुनाव में हमने देखा मालवा निवाड़ में कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता मिली, जिसके पीछे जयेश का हाथ था। लेकिन जो ब्रजेश भी कह रहे हैं कि जयेश का जो नाराज़गी और ओवैसी की जो मौजूदगी है, क्योंकि अगर हम देखें बुरहानपुर की कि कांग्रेस वहाँ महापौर का चुनाव जीत सकती थी, लेकिन जो AIMI में उम्मीदवार जो वोट ले गए उसके कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। एक हमने देखा कि अगर मालवा की बात करें, इंदौर, उज्जैन, महिदपुर, रतलाम, खरगोन, ये ऐसे इलाके हैं, बुरहानपुर, जहाँ अच्छा खासा अल्पसंख्यक वोट बैंक है। वो ठीक है कि वो जिताऊ भूमिका में नहीं है, लेकिन वो किसी का खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर ऐसे में इस किले में सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है AIMIM, तो ये एक बड़ा संकट कांग्रेस के लिए होगा, क्योंकि उसको फिर हर पॉकेट्स के लिए अलग रणनीति बनाना होगी, क्योंकि विंध्य की तासीर अलग है, बुंदेलखंड की अलग है, मालवा निवाड़ की अलग है, मध्य भारत की अलग है, महाकौशल की अलग है। जो मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक भूगोल है, जिसके भी आप चर्चा कर रहे थे कि मालवा का मिजाज अलग है, विंध्य प्रदेश का मिजाज अलग है, महाकौशल का अलग है, इधर आपके ग्वालियर का अलग है, ये बात बिल्कुल आपकी सही। लेकिन जो जातीय समीकरण है, पूरे प्रदेश का जो जातीय समीकरण है, उसमें आप देखें तो दलित हैं, आदिवासी हैं, सवर्ण है, इसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं। और अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ग जो है या कौन सी कम्युनिटी जो है किस पार्टी के साथ में है। लेकिन शुक्ला जी, पूरी कम्युनिटी नहीं जाती ना। यदि किसी आदिवासी को टिकट कांग्रेस देती तो आदिवासी को ही बीजेपी देती है। यदि किसी क्षेत्र में उस वर्ग का ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, तो ज़्यादा वर्ग के समाज के वोट हैं, तो उसी समाज से कांग्रेस भी मैदान में उतारती है, बीजेपी भी मैदान में उतारती है। बिल्कुल, देखिए जातिगत आधार को ध्यान में रखते हुए ही दोनों पार्टियां जो है प्रत्याशी तय करेंगी। और जो आपने अभी कुछ पहले जो जिक्र किया आपने कि बसपा का जो है इस तरह से वोट बैंक क्या है, अभी 2018 के चुनाव में देखिए उसकी केवल 2 सीटें आई थी। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों पहले कांग्रेस के साथ में जाते हैं, इसके बाद में वो बीजेपी के साथ में चले जाते हैं। ये स्थिति सपा की भी थी। तो इस समय जो सबसे बड़ा प्रश्न है और जो आम जनता के बीच में जो मन में प्रश्न है कि हम किसी को भी जिताएंगे, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। कांग्रेसी होंगे तो वो बीजेपी में चले जाएंगे, सपा के होंगे तो वो बीजेपी में चले जाएंगे, और बसपा के होंगे तो वो भी बीजेपी में चले जाएंगे। तो जातिगत आधार को ध्यान में रखते हुए पार्टियां चाहे जो प्रत्याशी खड़ा कर लें, जो भी गुणा गणित लगा लें,
कुल मिलाकर ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की राजनीतिक चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कमलनाथ होंगे मैनेजमेंट के बाद, अगर बहुत अच्छा मैनेजमेंट कमलनाथ का तो सिंधिया को मैनेज कर लेते, सिंधिया क्यों छोड़कर चले गए, उन विधायकों को मैनेज कर लेते जो तो किसी शायद रूप में इसीलिए तो नाराज कहावत बनी ना कांग्रेस शुक्ला से। जी, दिया तले अंधेरा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैनेजमेंट से कुछ नहीं होना है। मुद्दों की राजनीति कर रही है क्या कांग्रेस, क्या बसपा मुद्दों की राजनीति कर रही है? काशीराम के टाइम पे तो बसपा के पास में एक एजेंडा था, जिस तरह से दलित वर्ग का राजनीतिक उत्थान करना है, कैसे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जगाना है। और मायावती ने सारे प्रयोग करके दिखे हैं। वो लेकिन अलायंस शुक्ला में जी, करके क्या आपको देखी थी, लगता है कि यूपी में मुद्दों पर उनका आजकल alliance भी हुआ चुनाव था। में हार और जीत होती है, या मुद्दे धरे रह जाते हैं, बाकी के जो क्योंकि बात विकास की होती है। हाँ। जाति से वोट, जाति के हिसाब से फिर टिकट बढ़ते हैं, लेकिन वोटिंग होते होते मुद्दे कुछ और हो जाते हैं। देखिए, जातिगत समीकरण का जो है बड़ा प्रभाव रहता है इलेक्शन में, ये बात आपकी सही है। और जैस की मौजूदगी से कहीं थोड़ा सा बीजेपी को नुकसान होता है, तो बसपा की मौजूदगी से कांग्रेस को नुकसान होता है। लेकिन मौजूदा समय में आपको बता दूं, जब तक चमत्कारिक नेतृत्व के साथ भी कोई पार्टी, देखिए कभी मायावती जो थी तो बसपा के समाज के लिए वो ऐसा लगता था कि बड़ी चमत्कारिक महिला है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। इधर आप 2017 के बाद से आप देखिए कि मायावती की अब राजनीतिक तो ये जो बात कह रहे हैं, ये बात तो हमने देखा था यूपी के लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले प्रियंका के लिए भी कहा जाता था कि बड़ी चमत्कारी के वो राजनीति में आएंगी, दादी जैसी नाक है उनकी। ये कांग्रेस ही कह रहे थे, ये बिल्कुल। कांग्रेस ही कह रहे थे, जब तक आप और जनता के बीच में नहीं मीडिया जाते। का एक बड़ा वर्ग को भी बड़ी उत्सुकता थी, उनको ऐसे ही प्रोजेक्ट किया था। लेकिन लड़की लड़ सकती हूँ, हमने देखा 2 सीटें जीती थी विधानसभा में, और 3 लोगों को उन्होंने राज्यसभा में दूसरे राज्यों से भेज दिया, उत्तर प्रदेश के। और लोकसभा में एक बात मैं सोनिया आपसे गांधी कह रहा हूं, जीती उसको हैं। अन्यथा मत कीजिएगा। मुझे तो ये लगता है कि अब जो वो एक शोषित और उपेक्षित वर्ग जो समाज का था, वो मोदी जी के साथ में है, और उसके चलते अब ना बसपा की कोई हैसियत रहेगी ना कांग्रेस की हैसियत रहेगी। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मोदी जैसे लीडर मौजूद रहेंगे, तब तक आपके सारे जातीय समीकरण भी धरे रह जाएंगे, आपके सारे मुद्दे भी धरे रह जाएंगे। आपको मोदी का तोड़ लेना है, तो मोदी का तोड़ आपको मिल जाएगा तो फिर आप मध्य प्रदेश में भी कुछ अच्छा कर पाएंगे, गुजरात में भी अच्छा कर पाएंगे, राजस्थान में भी अच्छा कर पाएंगे। तो वो तोड़ तो पार्टियां जब ढूंढेगी ना, जब उनके अंदर कोई ऐसी लीडरशिप हो। नेशनल लेवल पे हम देख लें या रीजनल में, कौन दिखता है? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनके पास में चमत्कारिक नेतृत्व का अभाव है। जब तक मोदी जी का विकल्प आपके पास में नहीं है, तब तक आपकी जो राजनीतिक यात्रा है वो इसी तरह से टुक करते हुए चलती रहेगी। कहीं आप जो है सरकार बना लेंगे, कहीं सरकार बनाने के करीब होंगे, लेकिन अंत में सत्ता का जो पूरा चमक दमक है वो बीजेपी के साथ में रहने वाली है। बसपा और सपा जो है मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके से बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। हो सकता है कि इनकी मौजूदगी से कांग्रेस को बड़ा नुकसान। बिल्कुल। देश में मोदी का विकल्प चाहिए और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को शिवराज जी का विकल्प चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, लेकिन शिवराज जी विकल्प का कौन विकल्प नहीं ब्रजेश है। जी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि उनको 2 नेता जो लोकप्रिय हैं मध्य प्रदेश में, यदि शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय हैं, तो उनका विकल्प कौन होगा? उनकी तरह मेहनत करने वाला, उनकी तरह जनता में अपील करने वाला। लेकिन आपको नहीं लगता है कि शिवराज का विकल्प तो बीजेपी में खुद नहीं है अभी कोई, तो कांग्रेस कहाँ से लेकर आएगी? लेकिन जंग के मैदान में नहीं, उतर रहे हैं। बीजेपी में तो है, अंदर खाने बीजेपी में है, वो सामने नहीं आ रहे हैं। जब सिंधिया जी उनके हैं, उतने और अब पासंग भी नहीं है बीजेपी कोई। तो जब चाहेगी, जब विकल्प बना लेगी, जब चाहेगी वो, तुमर क्योंकि जी उनको हैं। विकल्प बनाना आता है। लेकिन कांग्रेस विकल्प नहीं बना पा रही है, ऐसा मजबूत नेता उनके सामने खड़ा नहीं कर पा रही है जो उनको टक्कर दे सके और जिसकी मास अपील हो, जिसकी लोगों में अपील हो, जिसके कहने पर लोग वोट दे दें। पिछली बार हमने देखा 2018 में बहुत हद तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कांग्रेस को वोट मिले। एक चेहरा था, एक प्रभाव करने वाला चेहरा था, लुभावने वाला चेहरा था, वो चेहरा भी अब है नहीं। लेकिन जो शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि 19 में हमने देखा, क्योंकि मैंने गुना भी गया था, जिससे पूछते थे वोट किसको दोगे, महाराज को, जीतेगा कौन, मोदी। तो शायद जो शुक्ला जी भी कह रहे हैं और ब्रजेश जी आप भी कह रहे हैं, वर्तमान की राजनीतिक हकीकत तो अभी फिलहाल यही दिखाई दे रही है। बहरहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो निश्चित तौर पर बसपा का हाथी चले, जितनी भी दूरी चलेगा वो नुकसान करेगा। अब वो नुकसान किसका होगा, कितना होगा, ये भी कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि फिर झाड़ू भी है और AIMAI भी है, तो ये लोग किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे और जो कमिटेड वोट बैंक है उसमें कितनी सेंध लगाएंगे और कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी और बीजेपी इसको अपने लिए प्लस बनाने में क्या रणनीति बनाती है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।